आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज के अगले सीरीज में हैं। हम लोग हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोग सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तथा वो प्रश्न आ जाने पे एग्जाम में गलत होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रायिकता होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं, पूरा नहीं। बेसिक टू एडवांस आप पहले जाएंगे तो पहले में वो कर दिया गया। तो इसमें सिर्फ हम लोग चर्चा वही उसी प्रश्नों को कर रहे हैं जो 70 से 80% गलत होने का चांस जब ऑप्शन के साथ में आ जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रायिकता बढ़ जाता है। तो उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अध्याय में हैं, जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उसमें से कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। हालांकि एक दो ये आसानी है, पहले भी आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे बेसिक टू एडवांस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। इकोनॉमिक्स के सीरीज के तहत हम लोग 12 में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। देखिए, हम सिर्फ यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी थंबनेल आ रहे हैं उसमें लगा हुआ होगा सिर्फ क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किया जा रहा है। यानी कि जब ऑप्शन के साथ में आ जाता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण अगर सही उसका बेसिक नॉलेज ना रह जाने के कारण वो गलत हो जाता है। और जब आंसर किया आता है आयोग के द्वारा, चाहे जिस भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई भी हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो या अन्य किसी का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको गलत होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो आइए 12वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है 43 है, ऑप्शन में एक 49% है, और ऑप्शन सी में 54% और 65% है। अगर आपको यह पता नहीं हो, अन्यथा आप याद किए हो, तो भूलने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप भूल ही जाएंगे अगर एग्जाम में देख लिए प्रश्न। तो आप ध्यान में रखिए कि जो श्रम शक्ति है, यानी कि जो श्रम है, जो फिजिकल वर्क किया जा रहा है, लगभग कृषि में जो लगा हुआ भाग है हुआ 54% अभी भी लगा हुआ है। हालांकि आपको यह जानकर खुशी होगा कि धीरे धीरे जो हमारा देश है वो सेवा सेक्टर में क्या कर रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था में योगदान हो या फिर जीबीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में हो, तो उसकी संख्या बढ़ता जा रहा है। तो अगर कृषि में अभी भी देखेंगे तो 54% का क्या है, जो डाटा है वो 54% श्रम शक्ति कृषि में लगा हुआ है। चलिए 12 के बाद हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इससे पहले और भी प्रश्न है, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उदार व्यवस्था, इसकी चर्चा हम लोग तो विस्तार से कर ही चुके हैं। उदार उदार जो अर्थव्यवस्था वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ पूंजीपतियों लोगों का उस पर अधिकार होता है, जिसके कारण वह उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसके बाद जो हम लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था में देखें, जिसमें इसमें क्या होता है कि जो बाजार पर नियंत्रण होता है वह सरकार का होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें लोगों के आर्थिक हितों का ध्यान में रखा जाता है, इसके कारण यह समाजी अर्थव्यवस्था कहलाता है। फिर इन दोनों को जिस पे ध्यान रखा जाता है मिश्रित कहलाता है। वो चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये सभी प्रश्न उसी से क्लोज्ड अर्थव्यवस्था। तो ये इंपॉर्टेंट जो गलत होने का ज़्यादा होता है। जैसे अब 13 में आ जाइए, पढ़िए प्रश्न 13 क्या करा, भारत में अधिकतर बेरोजगारी क्या है। तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी, ऑप्शन पढ़ते हैं तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक और संरचनात्मक। चक्रीय पढ़ेंगे, चक्रीय तक आएंगे तो आपको लगेगा चक्रीय है। फिर थोड़ा सा ऑप्शन सी की तरफ बढ़ेंगे, घर्षणात्मक, तो आपको लगेगा नहीं, घर्षणात्मक भी अधिकतर बेरोजगार। फिर आप डी में सोचेंगे, तो अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो संरचनात्मक बेरोजगारी। तो जैसे ही आप प्रश्न है जो ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे, आपका कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा और इस परिस्थिति में आप गलत मार देंगे। तो हम लोग समझते हैं कि करा अधिकतर बेरोजगारी भारत में। तो देखिए, भारत में बेरोजगारी मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, जो ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण एवं शहरी, इस 3 कैटेगरी में बांटा गया। अब ग्रामीण बेरोजगारी में कौन से आते हैं, तो ग्रामीण बेरोजगारी में जो आते हैं वह अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी होते हैं। उसी अदृश्य को प्रच्छन्न कहिए या फिर कहीं कहीं आपको अल्प बेरोजगारी भी देखने को मिल जाएगा। दूसरा मौसम बेरोजगारी, यानी मौसम के बाद ज़्यादातर जो हमारे जो कृषि प्रधान जो देश है उसमें क्या होते हैं, ज़्यादातर जो क्या होते हैं, किसान होते हैं, एक फसल करने के बाद लगभग उन्हें 3 से 4 महीना का क्या करना पड़ता है, बेरोजगारी का, यानी उनके पास काम नहीं होता, उसका वो सामना करते हैं हर फसल के बाद। तो ये हो गया चक्रीय, जिससे हम लोग मौसम बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय ये आपको औद्योगिक में देखने को मिल जाएगा। अब चक्रीय में आइए, देखिए चक्रीय बेरोजगारी क्या हो गया कि आप इस ये कहाँ आपको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा औद्योगिक बेरोजगारी। जब शहरी बेरोजगारी में आएंगे तो उसमें आपको यह शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत में देखने को मिल जाएगा। शहरी में क्या क्या है, 2 मुख्यतः है, एक औद्योगिक और शिक्षित, तो शहरी आता है, और एक खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी की, यानी जो ग्रामीण है वो शहरी बेरोजगारी, दोनों में आता है। तो चक्रीय में क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में तीव्रता आता है, तब क्या हो जाता है, उत्पादन बढ़ता है। जब उत्पादन का मांग होता है तो नए नए रोजगार के अवसर बढ़ती है। जैसे ही मार्केट डाउन होता है, यानी मंदी आता है, तब क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था गिर जाती है, जिसके कारण लोगों को काम पे से निकाल दिया जाता है। तो वही होता है चक्र, यानी एक चक्र के समान होता है। जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें उतार चढ़ाव आता है। जब उतार
आता है तो क्या किया जाता है, काम से निष्कासित कर दिया जाता है मजदूरों को। जब अर्थव्यवस्था में चढ़ाव आता है तब उत्पादन बढ़ता है, तब लोगों की ज़रूरत होती है तो रोजगार मिलता है। तो ये चक्रीय हो गया। तो एक तरह से चक्रीय में भी रोजगार रहते हैं। ऑप्शन सी में पढ़िए घर्षणात्मक। घर्षणात्मक क्या है, यानी घर्षणात्मक मतलब क्या हो गया, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तब उन दोनों में रोजगार में जो परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के दरमियान में उसे कुछ महीनों कुछ सालों तक बेरोजगार का सामना करना पड़ता है, वही घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो यह भी शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत में आता है। अब चौथा है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि संरचनात्मक यानी संरचना परिवर्तन के कारण। तो इसी संरचना में टेक्नोलॉजी भी आता है। तो प्राय जो होता है संरचनात्मक बेरोजगारी में तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है, कारीगरों में अपेक्षाकृत कुशलता नहीं रहती है, किसके अनुसार, परिवर्तन के अनुसार। तो वही होता है जो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, यानी आप कहिए टेक्नोलॉजी में के कारण, औद्योगिक के कारण जो परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप पुराने कारीगरों में क्या होती है, वह अपेक्षित जो कुशलता होता है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे बेरोजगार रहते हैं और उनको रोजगार से निकाल जाता है। तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है, मुख्यतः जो सामना जो करना पड़ रहा है वह संरचनात्मक बेरोजगारी भी एक अहम पहलू है। तो ऑप्शन नंबर इस चारों ऑप्शन में डी ही हो जाएगा। अगर शिक्षित रहता तो विचार करते, तो शिक्षित तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी परिवर्तन यानी कि जो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आ रहा है उसके अनुसार यह काफ़ी। अब देखते होंगे आप, दे लीजिए नोकिया का मोबाइल ही देखिए, उस अपने आप को क्या किया टेक्नोलॉजी में, उस अनुसार जितना एंड्रॉयड अपने आप को परिवर्तन किया वो एंड्रॉयड में नहीं परिवर्तन ला पाया, जिसके कारण देखिए वह नोकिया कंपनी क्या हो गया, वह मार्केट में नहीं रह पाया। और भी अन्य ऐसे कंपनी है, तो वह एक बहुत अधिकतर बेरोजगारी उसमें है। ऑप्शन नंबर डी है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। देखिए बीएसएससी अगर आप हाल ही में एग्जाम दिए हो सचिवालय सहायक का, तो आपको एक प्रश्न पूछ दिया गया था जिसमें ऑप्शन में NSSO था। तो आपको जान लीजिए भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं जो प्रकाशित किए जाते हैं, ऑप्शन में नीति आयोग भी है। तो आपको थोड़ा सा के लिए लगेगा कि नीति आयोग भी, लेकिन नीति आयोग का जो आंकड़े हैं उसको एकत्रित और प्रकाशित करने का काम नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक नीति आयोग का क्या काम है, जिसमें भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर भी चर्चा होगी। तो यहाँ पर नीति आयोग तो बिल्कुल नहीं, नीति आयोग नहीं। हाँ, नीति आयोग के हाल ही में एक प्रश्न जो देखने को मिला था, जो ऊर्जा का हाल ही में जो डाटा लाया गया है ऊर्जा का, उसमें नीति आयोग के द्वारा वो आंकड़ा प्रकाशित किया गया, वो करंट अफेयर में। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग के द्वारा भी बेरोजगारी एवं आंकड़े एकत्रित नहीं किया जाता। UN के द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं किया। हाँ, भारत की बात कर रही, तो भारत में NSSO, इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल सैंपल सर्वे। इसका इंग्लिश में नेशनल सैंपल सर्वे कहा जाता है। जो NSSO, आप इसे देखिए हिंदी में ये इसका जो NSSO है, देखिए क्या है, थोड़ा सा बड़ा नाम है, नेशनल सैंपल सर्वे, ये आपको ध्यान में रहेगा। तो इसका जो कार्य है वह क्या है, मात्र सर्वेक्षण तक ही सीमित किया गया है NSSO का। तो आप ध्यान में रखेंगे NSSO रोजगार एवं बेरोजगारी, घरेलू उपभोक्ता व्यय, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं आदि के विषयों पर बड़े स्तर पर नमूने का सर्वेक्षण करने का कार्य NSSO के पास में ही है। तो आप ध्यान में रखेंगे, इस कंडीशन में इस प्रश्न का सही जवाब गलत हो, ये क्या हो जाएगा, NSSO हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे होते हैं जब आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, अगर आपको उसके बारे में सही नहीं पता हो तो वहाँ पे आप गलत कर देते हैं। जब उस कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा जब आंसर की जारी किया जाता है तब आपको पता चलता है कि हमने उस प्रश्न का जवाब गलत दे दिया था। चलिए 20 में देखते हैं, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो हमने ऊपर भी चर्चा किया, ऊपर चर्चा की कि अधिकतर बेरोजगारी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक संरचनात्मक बेरोजगारी यानी संरचना में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न हो रहा है बेरोजगारी, वो हो रहा है जो सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, भारत सामना कर रहा है। अब इसमें है कि किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बन गई है। ऑप्शन को चलिए पढ़िए। ग्रामीण बेरोजगारी, एक स्तर पर ग्रामीण में भी बेरोजगारी, क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारी अब किस स्तर से देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि ग्रामीण में सड़कों की कनेक्टिविटी भी नहीं है, मार्केट भी बहुत दूर पे है, यह भी कारण है। उसके बाद फिर ना ही वहाँ पर वो सुविधा है उस अनुसार, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे वो अन्य संसाधनों का हो, उससे क्या है, वंचित होने के कारण भी ग्रामीण बेरोजगारी थोड़ा चरम पे है। शहरी बेरोजगारी में देख लीजिए, शहर में क्या होते हैं, शहर में आपको देखने को मिल जाएगा औद्योगिक बेरोजगारी, है ना। औद्योगिक बेरोजगारी वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी और गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता और दक्षता तो रखते हैं, परंतु फिर भी बेरोजगार रहते हैं। वो क्या
कहलाते हैं, शहरी बेरोजगारी कहलाते हैं। और शिक्षित बेरोजगारी, तो शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है? ये देखिए, यही जो बेरोजगारी है ना, सबसे गंभीर समस्या बन गई। अब प्रश्न उठा हुआ कि ऑप्शन ए बी में क्यों नहीं हुआ, सी क्यों हुआ? क्योंकि बेरोजगार तो सभी में सामना कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित में क्या हो रहा है, इन सभी लोगों को पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, यानी इनके पढ़ाई लिखाई में क्या किया गया, अन्य संसाधनों का, अति प्रशिक्षित संसाधनों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण यह अन्य श्रमिकों की तुलना में इनके पास अन्य दक्षता होती है। उसके बावजूद भी जो इनके संसाधन के लिए खर्च किया गया पढ़ाई लिखाई में, उसके बाद भी बेरोजगार रहते हैं। इसके लिए शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गया है। कब? अन्य श्रमिकों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों का उपयोग और अच्छे संसाधनों का उपयोग करने के बावजूद भी, वो हासिल करने के बाद भी ये बेरोजगार रहते हैं। खुली बेरोजगारी आपको पता होगा कि ऐसा व्यक्ति जो बाजार में जो भी चलता हुआ मजदूरी है या प्रचलित मजदूरी है, उस पर काम करने के लिए तैयार है, फिर भी नहीं मिलता। आप इसे छोटे स्तर पर देख सकते हैं। अगर आप शहर में रहते होंगे तो चौराहों पर बहुत सारे मजदूर आप सुबह सुबह जाते होंगे तो इकट्ठा हो जाते हैं। वो वैसे मजदूर होते हैं जो खुली, मतलब जो भी मजदूरी चल रहा है उस पर काम करने के लिए, लेकिन फिर भी वो सुबह से शाम बहुत सारे ऐसे खड़े रहते हैं, काम नहीं मिलता। ये खुली बेरोजगारी हो गया। तो जो गंभीर समस्या बना हुआ है वो शिक्षित पे बना हुआ है, क्योंकि उनके संसाधनों में, उनके शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन का उपयोग होता है, उसके बावजूद भी वो बेरोजगार हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब 21 में हम लोग चर्चा करते हैं भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसके अंतर्गत में आता है, शहरी बेरोजगारी कि ग्रामीण बेरोजगारी, या फिर ग्रामीण एवं शहरी दोनों बेरोजगारी। तो हमने चर्चा किया कि बेरोजगारी मुख्यतः 3 क्रम में उसे बांटा गया। पहला ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत में, दूसरा शहरी बेरोजगारी और तीसरा शहरी एवं ग्रामीण। तो मुख्यतः ग्रामीण बेरोजगारी में 2 प्रकार के बेरोजगारी आ रहे हैं, जिसे हम लोग अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और वही प्रच्छन्न बेरोजगारी जो छिपी हुई बेरोजगारी होता है। दूसरा बेरोजगारी ग्रामीण के अंतर्गत है मौसमी बेरोजगारी। मौसम में परिवर्तन के कारण एक किसानों को, एक कृषक को एक फसल के बाद दूसरे फसल के बीच में कुछ समय के लिए बेरोजगार का सामना करना पड़ता है, उन्हें बेरोजगार रखना पड़ा, बेरोजगार रहना पड़ता है, कोई काम नहीं मिलता। वह 3 से 4 से 5 महीना तक का भी सामना करना पड़ता है, चाहे रबी के बाद चाहे वो फसल में आते हैं। तो उसके बाद अब शहरी बेरोजगारी में अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक में क्या हो जाता है, लोगों को तकनीकी और गैर तकनीकी रूप से कार्य करने में क्षमता दस्ता तो होता है, रखते तो हैं, फिर भी परंतु बेरोजगार रहते हैं। औद्योगिक हो गया। शिक्षित में हमने देखा कि उनके जो पठन पाठन में, शिक्षण प्रशिक्षण में क्या किया जाता है, बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तथा इन श्रमिकों की कार्य दक्षता भी अन्य की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। उसके बावजूद भी वो बेरोजगार रहते हैं। अब ग्रामीण एवं शहरी दोनों में अगर आप तीसरा में देखेंगे तो खुली अनैच्छिक बेरोजगारी होगा, यानी जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता, वो हो गया खुली और अनैच्छिक बेरोजगारी। यह ग्रामीण एवं शहरी दोनों के अंतर्गत में आता है। इसी में संरचनात्मक बेरोजगारी, जिसमें हमने देखा टेक्नोलॉजी परिवर्तन, यानी संरचना में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होता है बेरोजगारी संरचनात्मक, जैसे प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया तो पर फलस्वरूप पुराने कारीगर क्या होते हैं, वह अपेक्षाकृत दक्ष नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो बेरोजगार रहते हैं। फिर हमने इसी में देखा घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षण होता है जब एक व्यक्ति छोड़कर अन्य व्यवसाय में जाता है एक व्यक्ति, तो उन दोनों व्यवसायों के बीच में जो अंतर होता है वह क्या होता है, उसके बीच में जो अंतर होता है वह क्या कहलाता है, वह घर्षणात्मक। जैसे मान लेते हैं आप कोई आज सिंपली सी आप जो चीज, मतलब आपको एक स्टोर खोले हुए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ा हुआ टेक्नोलॉजी डिजिटलाइज हो गया। आपको पता है बहुत सारे लोग ऑनलाइन घर पे डिलीवरी चाहते हैं, तो उसके अनुसार वो परिवर्तन नहीं हो गया। लेकिन जब वह परिवर्तन आप करना चाहें तो बहुत सारे डिजिटलीकरण करना पड़ा। उसके बाद फिर आपको पैकेजिंग और मैनेजिंग का भी आपको इसके साथ, तो ये परिवर्तन जो हो रहा है ना, उसके अनुसार जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए, तो उन दोनों व्यवसायों के बीच, यानी कि उन दोनों रोजगारों के बीच जो स्टार्ट हो रहा है एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाने के बीच, जो समय का जो परिवर्तन के दौरान जो बेरोजगारी होता है वो क्या कहलाता है, घर्षणात्मक और चक्रीय। तो आपको पता हुआ है कि अर्थव्यवस्था में उतार एवं चढ़ाव के कारण जब अर्थव्यवस्था में तीव्रता आता है तो लोगों के रोजगार की, यानी उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन जैसे बढ़ेगा, लोगों का मांग बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों का क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। जैसे अर्थव्यवस्था मंद होगा तो लोगों को क्या क्या काम पे से निकाल दिया जाएगा, काम नहीं रहेगा। तो ये होता है, हमने देखा तीनों प्रकार के। तो यहाँ पे प्रच्छन्न है, तो इसी प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये किस क्षेत्र में देखने को मिला, यह हमने देखा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला। ये होता है क्या, छिपी हुई बेरोजगारी, यह वैसी बेरोजगारी होती है जिसमें आवश्यकता से अधिक जो होते हैं श्रमिक, जो होते हैं आवश्यकता से अधिक श्रमिक क्या होते हैं,
वहाँ पे होते हैं। अगर कुछ श्रमिकों को निकाल भी दिया जाए तो उससे उत्पादन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। तो ये किस किस क्षेत्र में? पहला तो कृषि क्षेत्र में, आगे ग्रामीण क्षेत्र में, बिल्कुल दोनों ही सही है। क्या विनिर्माण क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं, शहरी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, जो कि डी में आप देख रहे हैं वो ऑप्शन नंबर डी है। तो आप आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, ये प्रश्न को आप विस्तार से हल देख लिए ना, संरचनात्मक भी बन जाएगा, शहरी भी बन जाएगा, प्रच्छन्न भी बन जाएगा, ये सभी आपका हल हो जाएगा। तो वो ऐसा, हम लोग सिर्फ वैसे ही प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं जो क्या होता है एग्जाम में, जिसमें जो एस्पायरेंट होते हैं वो 70 से 80% उस प्रश्न का जवाब गलत दे देते हैं, और जब आंसर की जारी किया जाता है कमीशन के द्वारा, तब वह अपने आप को कोसते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। करा फिल इन दी ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता है। शिक्षित, संरचनात्मक, मौसमी और पूर्ण। चलिए विस्तार से फिर हम लोग चर्चा एक बार कर लेते हैं। पहले आप ऑप्शन पढ़ेंगे शिक्षित, तो आपको शिक्षित भी लगेगा, शिक्षित भी सही है। फिर आगे बढ़ेंगे संरचनात्मक, तो संरचनात्मक भी आप सोचेंगे कि चलिए संरचनात्मक बेरोजगार तब होता है जब लोग कुछ महीने का दौरान रोजगार नहीं मिलता। शिक्षित में भी यही होता है, शिक्षित में तो इसमें भी बेरोजगारी नहीं मिलता, चाहे वो कुछ महीने हो चाहे नहीं भी मिला हो, दोनों प्रोबेबिलिटी आ रहा है। संरचनात्मक में भी आप देखें कि टेक्नोलॉजी परिवर्तन के कारण भी क्या होगा, जब जो टेक्नोलॉजी परिवर्तन क्या, जो अपने आप को उस अनुरूप नहीं ढाल पाता है या अपेक्षित कुशलता नहीं है प्राप्त करता, तो वह भी रहता है, तो कुछ महीने या फिर कहिए बेरोजगार ही रह जाता। मौसमी बेरोजगारी, यानी आपको अगर सही डिटेल नहीं हो तो कन्फ्यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कुछ वर्षों या महीनों में जो होता हुआ, किस में होता हुआ, मौसम में होता है। तो कुछ महीने के दौरान बेरोजगार नहीं मिलता। तो मौसमी बेरोजगारी हम लोगों ने देखा था जो ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत में था, क्या था कि जब कोई कृषक या किसान या जो कृषि करने वाले होते हैं, वह जब एक मौसम के बाद दूसरे मौसम में जाते हैं, यानी एक फसल की खेती करने के बाद उन्हें क्या करना पड़ता, कुछ महीनों के लिए बेरोजगार का सामना 3 से 4 से 5 महीना करना पड़ता है। यानी एक फसल की बुआई के बाद वो अधिकतर जो किसान होते हैं 5 से 7 या 3 से 4 महीना बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, वही मौसमी बेरोजगारी का था। तो वही कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता। तो पर्याप्त आंसर मौसम हो जाएगा। संरचनात्मक क्यों नहीं होगा, क्योंकि संरचनात्मक में जो संरचना परिवर्तन के कारण यह बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें इसके कारण हो रहा है। अगर यही पूछ दिया जाता कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप जो उत्पन्न हो रहा है बेरोजगारी, वो क्या कहलाता, तब संरचनात्मक हो जाता। शिक्षित क्या हो जाता कि शिक्षित होने के बावजूद जो बेरोजगार है वो कहलाता है। अब शिक्षित बेरोजगारी में भी हम लोग चर्चा किए थे कि यह जो शहरी बेरोजगारी है उसके अंतर्गत में आता है, जिसके लिए इनके शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपयोग किया जाता है, और इन श्रमिकों की कार्यदक्षता भी इनकी तुलना में अधिक रहती। तो प्रश्न का सही जवाब क्या मिला हमें, वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, वह मौसमी बेरोजगारी में इस प्रकार के देखने को मिलता है। मौसमी बेरोजगारी फिर से एक बार चर्चा कि आमतौर पर किसान साल में एक फसल की बुआई करते हैं, एक फसल की बुआई करने के बाद उन्हें कुछ महीनों का बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, जब तक कि वो दूसरे फसल की बुआई नहीं कर लेते। चलिए 35 में अब हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचांक भारत में गरीबी की तीव्रता का माप के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, हम टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट अगर पूछ दिया जाए, पूछने की संभावना भी है, क्योंकि वैसे प्रश्न हैं जब ऑप्शन आपके सामने आ जाता है तो गलत होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे ही एग्जामिनर जो प्रश्न डालते हैं वो प्रश्न का जो कुछ क्राइटेरिया रहता है वह भी ऐसा ही रहता है कि अगर आपको सही नहीं पता हो उसका बेसिक, तो आप गलत करेंगे। तो कह रहा भारत में कौन सा एक सूचांक गरीबी की तीव्रता की माप के लिए उपयुक्त है। अब देखिए गरीबी की तीव्रता के माप के लिए कौन गरीबी क्यों मापता है, मानव विकास सूचांक मापता है, लिंग असमानता सूचांक मापता है, मानव गरीबी सूचांक नापता है, बहुआयामी गरीबी सूचांक नापता है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है। हमने अभी थोड़ा देर पहले इस एग्जाम्पल जो ऑप्शन दिया उसके बारे में चर्चा किया था। जैसे क्या है गरीबी रेखा की तीव्रता, तो देखिए अगर यहाँ पर नीति आयोग रहेगा तो आप नीति आयोग भी सोचेंगे। अब कह रहा है मानव विकास सूचांक, तो सोचेंगे गरीबी रेखा मानव विकास सूचांक क्या है। अगर आपको पता हो कि मानव विकास सूचांक का क्या है, वह क्या करता है, मानव विकास सूचांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसकी तीव्रता को मापता है, वह मुख्य रूप से जीवन स्तर को देखता है, ज्ञान को देखता है, उसके बाद स्वास्थ्य जीवन, ये मुख्य रूप से इनके जो आधार है ये है मानव विकास सूचांक का। तो ये तो होगा नहीं। लिंग असमानता सूचांक, क्या लिंग में जो असमानता है जैसे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, क्या वो गरीबी की तीव्रता के लिए माप है। चलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको उत्पन्न होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे कि लिंग नहीं, ये क्या बताता है, प्रति व्यक्ति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताता है, या फिर
चलिए, मानव गरीबी सूचांक, तो अब यहाँ पर मानव गरीबी सूचांक है बहुआयामी, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। अब आपको लगेगा मानव गरीबी सूचांक है तो आपको पता नहीं होगा कि ऐसा कोई सूचांक है, तो आप सोचेंगे गरीबी से रिलेटेड है तो गरीबी सूचांक ही इसको नापेगा, आप इसे मारकर खुश हो जाएंगे। जब आप आंसर कियागा तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब है जो बहुआयामी गरीबी सूचांक है। तो बिल्कुल सही जवाब है कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह बहुआयामी गरीबी सूचांक ही होगा, जिसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन भी कहते हैं, पॉवर्टी इंडेक्स भी कहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा क्या किया जाता है, गरीबी की तीव्रता को मापा जाता है। तो ये ध्यान में रहेंगे, नीति आयोग द्वारा ही क्या किया जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचांक जारी किया जाता है। तो इसके स्थान पर अगर नीति आयोग भी रहता तो वह भी सही जाता। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो जारी नीति आयोग के द्वारा। तो प्रश्न दोनों पूछ दिया जाता है, आपको बहुआयामी रहेगा तो गरीबी नहीं, या फिर ज़्यादा जानना चाहेगा तो दोनों कहेगा, क्योंकि ये तो जारी तो नीति आयोग ही करता है। चलिए, अच्छा प्रश्न था जो हम लोगों ने देखा। ऊपर तो 36 में है गरीबी दूर करने हेतु तो IRDP भी है, ट्राइज भी नहीं। चलिए 37 में आ जाइए। 37 में करा कथन ए में भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भारत में जो नगरीय गरीबी की जड़ें हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, यह कथन एक आ रहा है। तो सही बात है कि जो नगरीय गरीबी की जड़ ग्रामीण में नहीं थे, क्योंकि ग्रामीण से ही लोग उठकर शहर की ओर जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जब ग्रामीण में शिक्षा का स्तर नीचे है तो क्या कर सकते हैं, वो शहर पर भी इफेक्ट कर रहा है। तो ग्रामीण में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण में ही में निहित है, यह भी सही है कि निहित है ही है। बी में देखिए, आप कथन तो हो गया, कारण पढ़िए। कारण क्या, वही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, यह अपने आप में वाक्य सही है, लेकिन क्या कथन ए का ही कारण है, नहीं। गरीबी की जड़ें जो है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी है। क्या गरीबी सिर्फ शिक्षा का स्तर नीचा होने के कारण है, नहीं, और भी है जो डायमेंशन, और भी जो इसके जड़ हैं जो डिपेंड करते हैं। जैसे क्या हो गया, कनेक्टिविटी ऑफ रोड हो गया, फिर सुविधाजनक हो गया, जो सुविधाएं हैं चाहे बिजली हो चाहे वो पानी हो, तो अन्य सभी जो संसाधन हैं जिसका उपयोग करके अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, उससे भी ग्रामीण वंचित है। तो यह कहना सिर्फ पर्याप्त नहीं हुआ कि शिक्षा का स्तर नीचा, तो शिक्षा का स्तर के साथ साथ में जो वहाँ पे जो संसाधन है वह भी तो उस अनुसार अनुरूप और उसके उपयोग करने के लिए वह क्या है, सक्षम नहीं है, बनाया नहीं गया, तो वह भी कारण है। तो इसलिए कथन ए और आर तो दोनों अपने आप में सही है, लेकिन जो आर है ए का सही व्याख्या नहीं है, यानी कथन ए का है जो कारण आर नहीं है। क्लियर है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हुआ। चलिए 37 के बाद अगला प्रश्न हम लोग, अंत्योदय का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये आपको अब 38 में देखना है। शहरी गरीबी को दूर करना है अंत्योदय कार्यक्रम का, अल्पसंख्यक को उन्नत करना है, अनुसूचित जाति के जीवन स्तर में सुधार करना है, या गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना है। देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य ही है क्या है, पहले शहरी गरीबी दूर करना, यह बिल्कुल नहीं होगा शहरी गरीबी दूर करना। आगे बढ़िए, अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक को उन्नत करना है। अनुसूचित जाति के जीवन स्तर को सुधारना, ऐसा भी नहीं है। गरीबों में जो सबसे गरीब है ना, उसको क्या करना, मदद करना। यही अंत्योदय योजना कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसमें लाखों परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है, और यह सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कुटीर ज्योति योजना। चलिए, जैसे ही कुटीर देखे होंगे आपके मन में लगा होगा कि आगे ऑप्शन को पढ़ा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से। आप तो पढ़ेंगे तो शायद आप पहले पढ़ेंगे तो लगेगा चलिए कुटीर है तो कुटीर उद्योग से, क्योंकि कुटीर सबसे छोटे उद्योगों को ही कुटीर उद्योग कहता है। कुटीर हो गया, लघु हो गया, मध्यम हो गया। तो ये आपको पहला नज़र में आपको सही लगेगा। आप जब ऑप्शन को आगे पढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को रोजगार प्रदान करने के लिए, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या उपर्युक्त सभी। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो उपर्युक्त सभी भी मार देंगे, लेकिन आपको ये अगर एक और डी मारेंगे तो प्रश्न का गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कुटीर ज्योति है, तो ज्योति का अर्थ हो गया कि यानी उजाला से है। तो गरीबी रेखा से नीचे जितने भी BPL परिवार हैं उनके लिए क्या किया गया था, विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था, 2014 में मोदी सरकार के द्वारा यह विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनके लिए विद्युत उपलब्ध कराने से है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हो गया
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता? IBRD, IMF, UNDP, WTO। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो लगेगा UNDP करता, नहीं, UNDP जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी नहीं करता है। यहाँ की जो डेवलपमेंट का रिपोर्ट है वह IBRD के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा 1978 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, है ना, और विकास बैंक या वैश्विक बैंक जो हुआ उसके द्वारा किया गया था। तो IBRD हो जाएगा। चलिए, मानव विकास सूचांक किसने बनाया? यह भी प्रश्न अच्छा है, आशा करता है आपको पता ही होगा, क्योंकि जो मानव विकास सूचांक वह तैयार किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस जारी किया गया था जो HDI, जिसे HDI होता है, जिस तरह से भारत को कौन सा श्रेणी में रखा गया? मध्यम श्रेणी में गया। इसे 4 वर्गों में बांटा गया, अति उच्च में, मध्यम में, अधिमध्यम में और लघु में। ये है सूचांक जिसमें 0.800 से जो अधिक है उसे अति उच्च में, जो 0.800 से जो इसका एक तरह से पैमाना दर्ज किया गया है, जो उसके नीचे है वो मध्यम में है, और जो 5.6 आगे चर्चा हम लोग करेंगे, ये मानव विकास सूचांक। चलिए 42 में देखते चलिए, क्यों इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचांक की अर्थशास्त्री की देन है। देखिए, मानव जो विकास सूचांक है वह अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान के, हालांकि अमर्त्य सेन का भी योगदान रहता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो महबूब उल हक ही मारेंगे, क्योंकि इस पर जो सबसे पहले इन्होंने नज़र डाला, इस पर जो विशेष काम किया महबूब उल हक, और साथ में अमर्त्य सेन का भी रहता है। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। चलिए, कौन सा मानव विकास सूचांक का हिस्सा नहीं है? देखिए, मानव विकास सूचांक का जो हिस्सा है, यानी मानव विकास सूचांक किसके द्वारा मापा जाता है, इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है, देखिए, स्वास्थ्य जीवन को देखा जाता है, क्या उसका स्वास्थ्य जीवन है, उसके बाद ज्ञान को देखा जाता है, उसके बाद जीवन अर्थात जीवन स्तर को देखा जाता है। यानी 3 बिंदुओं को मुख्य इस पर क्या कहता है, वह इसी सूचकांक का हिस्सा है। पहला हमने कहा स्वास्थ्य जीवन, दूसरा ज्ञान, और तीसरा जीवन स्तर, लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी। तो स्वास्थ्य एवं पोषण यह बिल्कुल इसका हिस्सा है। जन्म के समय जीवन की जो प्रत्याशा, लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी, यह भी इसका हिस्सा है। प्रति व्यक्ति और सकल नाम निवेश दर, अब इस ऑप्शन में से आपको सोचना है क्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में आप कंफ्यूज होंगे कि बी होगा या 3 होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपको शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें यह प्रश्न ना टच किया हो, तरीका अलग हो पूछने का, है ना। ये ऑप्शन जैसे आपको पता है, ये 3 चीज़ों पे वह हिस्सा है उसका, मानव विकास सूचांक का, वो 3 चीज़ों को देखा जाता है। तो प्रति व्यक्ति और सकल, देखिए सकल नाम निवेश जो है ना, ये जो सकल नाम निवेश जो हम लोग देखें कि जीवन स्तर है, तो यह सकल नाम निवेश देखा जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय क्या है, जो प्रति व्यक्ति आय है यह इसका हिस्सा है। अब ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने 3 चीज़ों पर, स्वास्थ्य जीवन, ज्ञान और जीवन प्रत्याशा, तो स्वास्थ्य जीवन तो हो गया, स्वास्थ्य एवं पोषण, जन्म के समय प्रत्याशा, यह भी हम लोगों ने जीवन स्तर के साथ साथ में देखा। उसके बाद जो ज्ञान है, तो यह हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी इसी में शामिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 43 का जो है यह भी इसका क्या है, हिस्सा है, लेकिन सकल नाम निवेश दर यह इसका क्या है, हिस्सा नहीं है। तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, मानव विकास सूचांक का आधार क्या है? तो आधार हमने अभी चर्चा किया कि जो आधार इसका है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए, ऑप्शन 1 क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें रोजगार की बात कर दिया गया है, जबकि मानव विकास सूचांक है जो 3 बातों, उसका जो हिस्सा मुख्य रूप से है, जो आधार है वह स्वास्थ्य जीवन है, शिक्षा है जिसे ज्ञान कहिए, और जीवन का स्तर है। तो उसी को सिर्फ यहाँ पे तरीका बदल दिया गया था ना, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। चलिए 45 में देखिए, 45 में है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य। अब कह रहा है राज्य के स्तर पर कौन सा है जो मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया गया था, सबसे पहला, है ना, मानव विकास रिपोर्ट, तो वही मानव विकास सूचांक का ही है। तो ऑप्शन में है राजस्थान भी है, केरल भी है, मध्य प्रदेश है। तो सही जवाब आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य है जो क्या किया था, भारत में मानव विकास सूचांक जारी किया था। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कब मध्य प्रदेश किया, तो आपको पता होना चाहिए पहला राज्य मध्य प्रदेश है जो 1995 में प्रकाशित किया, फिर 1995 के बाद 1998 में, फिर 2003 में भी जारी किया। चलिए आगे बढ़िए। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के तौर पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? ऊपर तो हमने देखा कि राज्य स्तरीय में, राज्य स्तर पर सबसे पहले कौन किया। अब UNDP के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट के तौर पर भारत पहली बार कब रिपोर्ट यह दिया,
ऑप्शन में अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, तो प्रश्न का सही जवाब आपको मिल जाएगा कि अप्रैल 2002 ईस्वी में भारत पहली बार मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया है। वही मानव विकास रिपोर्ट जिसके जो हिस्से हैं, जिसके जो सूचांक हैं, जीवन स्तर है, स्वास्थ्य जीवन है और ज्ञान है, जो 3 बातों को इसमें ध्यान में रखा जाता है और इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको पॉइंट दिया जाता है कोई भी देश का, जिसके अंतर्गत भारत जो है अभी मध्यम मानव विकास सूचांक के अंतर्गत में आता है। चलिए देखिए वही चर्चा है। यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट भारत की श्रेणी क्या है, तो मध्यम है। उच्च में क्या हो जाता है, अति उच्च में 0.880 से अधिक है, जो अति उच्च में आ गया। अब दूसरा जो मध्यम हो गया वह क्या हो गया, अब मध्यम में मान लीजिए 0.550 से 0.669 के बीच में हो गया, और निम्न में हो गया 0.550 से भी कम हो गया। तो ये क्राइटेरिया है 4 स्तर पे, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। चलिए आगे बढ़िए। 47 में कह रहा कौन सा मानव विकास सूचांक का माप नहीं है। अभी हमने चर्चा किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचांक का जो हिस्सा है, जो आधार है, वह जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता दर है। अब फिर इसमें 2 ऑप्शन, कन्फ्यूजन, लिंग अनुपात होगा कि शकल अनुपात। तीसरा हमने देखा था क्या, वह ज्ञान है। तो साक्षरता दर तो देख लिया, जीवन प्रत्याशा भी हम लोगों ने देख लिया। अब स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्वास्थ्य जीवन, तो हम लोग कह सकते हैं कि शकल का जो नामांकन और लिंग का जो अनुपात। तो जो शकल है यानी कि जो लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम लोग कह सकते हैं, स्वास्थ्य जीवन कह सकते हैं, जीवन का जो प्रत्याशा है, जीवन का जो स्तर है, तो वह एक सकल नामांकन पे भी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पे भी डिपेंड करता है कि उसका क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, लिंग अनुपात उसका जो है सूचांक नहीं है, किसका, एचडीआई का। तो देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसी तरह के ऑप्शन में दे दिया जाता है। देखिए साफ साफ तो दिया नहीं यहाँ पे, जबकि हम लोग को पता है कि जीवन स्तर में स्वास्थ्य जीवन हो गया, शिक्षा हो गया और जीवन स्तर, तो 2 तो मिल गया, लेकिन तीसरा में कन्फ्यूजन हो गया था। तो आपको पता होगा शकल का जो नामांकन है वह भी उसका हिस्सा है, उसी के अंदर लिंग अनुपात इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। अब असमानता किससे नहीं घटाया जा सकता है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से, कर रोपण से, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण से, भूमि सुधार से। देखिए आप थोड़ा सा सोचिए कि जो असमानता घटाने का उपाय क्या क्या है। भूमि में सुधार, ये तो असमानता घटाने के लिए ना भूमि का सुधार किया गया था, जिसमें जो भी जमींदार थे उनसे भूमि लेकर फिर भूदान आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी तो पर्याप्त लग ही रहा है। कर का रोपण, बिल्कुल कर का रोपण इसीलिए किया जा रहा है कि जो ज़्यादा मतलब जो क्या कर रहे हैं, अत्यधिक जिनका इनकम है, जो इनकम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वह सरकार को भी कुछ पैसा दे, ताकि उससे क्या हो जाए, जो अर्थव्यवस्था है, नीचे तबके का है जो विकास करना, वो विकास हो जाए, ताकि सभी का सर्वांगीण विकास हो। तो सी डी तो पर्याप्त लग रहा है कि असमानता घटाने का उपाय है ही। अब ए बी में देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। देखिए उदारीकरण क्या था, हमने देखा था कि उदारीकरण को ही क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या होता है किसी विशेष व्यक्ति, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में जो बाजार का जो संपूर्ण जो कंट्रोल होता है वो चला जाता है। इसके कारण से उदारवादी के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें पूंजीपतियों का योगदान होता है, जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन होता है। तो यह जो हो जाए वह उदारता घटाने नहीं, इससे क्या हो जाएगा, असमानता और बढ़ेगा, क्योंकि यह क्या होगा, निजी व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा और वह जो होगा वह पूंजीपतियों के लोगों के हाथ में रहेगा। तो यह असमानता घटाने का उपाय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो ये तो था भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से कुछ प्रश्नों पे चर्चा। वैसे प्रश्न जो अगर ऑप्शंस के साथ में आ जाए तो वहाँ पे गलत होने का चांस ज़्यादा होता, उन सभी प्रश्नों पे चर्चा किए। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले सीरीज में